राधे राधे दर्शकों, आज की जो कहानी है एक नए नवेले पति पत्नी की है। उनकी शादी को मात्र सिर्फ 6 महीने ही हुआ था कि नियति ने उनके साथ ऐसा खेल खेला जिसे सुनकर या देखकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। 23-24 साल की लड़की और ऐसे ही 1-2 साल बड़ा निखिल। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं और मैं आशा करती हूँ कि इस कहानी को आप ज़रूर लास्ट तक सुनेंगे, क्योंकि ऐसी घटना जीवन में किसी के साथ भी कभी घट सकती है। निखिल नाम का लड़का रहता है जो 3 महीने की ट्रेनिंग के लिए भोपाल गया था, पर उसे 1 महीने में ही वापस आना पड़ता है। उसके पिताजी का कॉल आता है कि शिल्पा की तबीयत खराब है, तुम जल्दी से जल्दी घर वापस आ जाओ, उसे स्तन कैंसर हो गया है। डॉक्टर सुमन को दिखाने से ये सब पता चला है। पिताजी की इस बात से निखिल को भरोसा तो नहीं होता, लेकिन वो दिन भर सोचता रहता है कि आखिर शिल्पा की उम्र है ही क्या, सिर्फ 23-24 साल, और अभी हमारी शादी को 6 महीने भी पूरे नहीं हुए। फिर इस उम्र में कैंसर कैसे हो सकता है। वो एयरपोर्ट पहुंचा और वहां से सीधा घर नहीं गया, डॉक्टर सुमन से मिलने पहुंच गया। वहां जाकर उसने डॉक्टर सुमन से बात की, लेकिन डॉक्टर सुमन ने जो उसे बताया उसे सुनकर उसकी आंखों से आंसू के झरने बहने लगे। डॉक्टर सुमन ने कहा, तुम्हें तो पता ही होना चाहिए निखिल कि तुम्हारी पत्नी गर्भवती थी और इस कैंसर का गर्भधारण करने का बहुत गहरा रिश्ता है। इस तरह का कैंसर अक्सर शिल्पा की उम्र वाली लड़कियों को हो जाया करता है। डॉक्टर सुमन ने उसे बड़े ही गंभीरता के साथ ये सब खबर बताई। निखिल अपनी आंखों से आंसू पोंछकर कांपते हुए स्वर में पूछा, अब उसका इलाज क्या करेंगे डॉक्टर? डॉक्टर बेचैनी से अपना हुलिया बदलते हुए कहा, निखिल, पूजा का कैंसर बहुत तेजी से फैलने वाला कैंसर है। वह मेरे पास पहुंची भी बहुत देर से है। दवाइयों और रेडियोथेरेपी से मैं उसके कैंसर को ज़्यादा फैलने की गतिविधि को कम तो कर सकती हूँ, पर उसे रोग मुक्त करना असंभव है। तब निखिल कहता है, क्या मेरी शिल्पा अब नहीं बचेगी? क्या अब वो मेरे साथ कुछ ही महीनों या हफ्तों के लिए है? डॉक्टर सुमन ने कहा, देखो निखिल, प्यार भरी देखभाल और ज़्यादा से ज़्यादा उसे सुखद और आरामदायक साथ बनाए रखने की कोशिश करना। तुम्हारे घर वालों और तुम्हारे ससुराल वालों की गलती उसके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है। निखिल ने चौंक कर बोला, डॉक्टर, ये लोग झगड़ा किस बात पर किए? पर मैं तो था नहीं। निखिल अब ज़्यादा दुखी लगने लगा। उसे लगा कि मेरे ससुराल वाले और मेरे घर वाले झगड़ रहे हैं, अब मेरा साथ आखिर देगा कौन? तब डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी पत्नी शिल्पा इस वक्त अपने मायके में है। जब तुम वहाँ जाओगे तो किस बात से झगड़ा हुआ है, ये जानकारी तुम्हें वहाँ से ही अच्छी तरह से मिल सकती है। तुम्हें इस वक्त तो बहुत ही समझदारी से काम लेना होगा। निखिल, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। डॉक्टर सुमन ने निखिल की पीठ थपथपाते हुए उसे अपनेपन का एहसास दिलाते हुए घर जाने को कहा। ससुराल में निखिल पहुंचा तो वहां उसे उसके सास ससुर और साले की कड़वी बातों का सामना करना पड़ा। उसके ससुर ने जाते ही सुनाना शुरू कर दिया कि तुम्हारे पिताजी ने आरोप लगाया है कि मैंने तुम्हें कैंसर पीड़ित लड़की को तुम्हारे गले बांध दिया है। मैंने तुमसे इस बात को छुपाकर तुम्हारी शादी की है। तुम्हारे पिता के इस आरोप से मुझे बहुत ज़्यादा झटका लगा है। निखिल, तुम यहाँ से चले जाओ, मेरा और तुम्हारा अब बिल्कुल कोई रिश्ता नहीं है। निखिल,
बिल्कुल थके हुए और हारे हुए अंदाज में कहता है, देखिए, इस कठिन समय में आप मेरे पिताजी की मूर्खतापूर्ण बातों पर ध्यान मत दीजिए और प्लीज़ मुझे इस समय अकेला छोड़ दीजिए। तब निखिल का साला कहता है कि मेरी बहन की बीमारी, उसकी दवाइयाँ मैं सब कुछ अपना बेच कर भी करवा सकता हूँ। निखिल कहता है कि आप लोग ये भूल चुके हो कि शिल्पा मेरी पत्नी है और मैं इस वक्त उससे मिलने के लिए तड़प रहा हूँ। इतना कहकर निखिल की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। निखिल को इस तरह से रोता हुआ और कमज़ोर देखकर उन लोगों का दिल भी पसीज जाता है, मतलब नरम हो जाता है, गुस्सा कम हो जाता है। तब निखिल की सास निखिल के पास आकर स्नेह भरे दिल से निखिल के सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है कि निखिल, यहाँ अभी शिल्पा घर पर नहीं है, वो अपनी मौसी के साथ गई है। तुम थोड़ा देर यहाँ पर आराम करो जब तक शिल्पा शाम तक आ जाएगी। निखिल कहता है कि ठीक है, मैं घर जाता हूँ। आप शिल्पा आएगी तो कह देना कि वो मेरे साथ घर चलने के लिए तैयार रहे। निखिल ऑटो रिक्शा पकड़कर अपने घर चला जाता है। उसका मन बहुत बुझा बुझा सा रहता है। उसे अपने माता पिता के स्वभाव का भी अच्छी तरह से पता होता है, इसीलिए वह उन्हें समझाने की कोशिश भी नहीं करता। तब उसकी माँ से रहा नहीं जाता। उसकी माँ शिल्पा की बीमारी को लेकर बहुत ज़्यादा नाराज़ थी और निखिल के पास आकर कहती है कि बेटा, तुम्हारे ससुराल वालों ने हमें अपना सर दर्द तुम्हारे सर बांध दिया है। शिल्पा की बीमारी इतनी खतरनाक है, उसकी भाग दौड़, रातों दिन की सेवा मुझसे तो नहीं होगी। बेटा, तुम शिल्पा को उसके मायके में ही रहने दो। वहीं उसके पिताजी कहते हैं कि निखिल, तुम्हारे ससुराल वाले दहेज देने की धमकी दे रहे थे कि मैंने तुम लोगों को मोटी रकम दी है, जेवरात दी है, तो तुम अभी अपनी माँ से उनके जेवर और जो भी दहेज के सामान हैं वो लेकर जाओ, अपने ससुराल वालों को वापस करके आओ। निखिल की बहन उसके पास आती है और थोड़ा टाइम उसके पास बैठकर रोने धोने का काम करती है, लेकिन वो भी अपने मुंह से एक शब्द नहीं कहती कि भैया आप भाभी को यहाँ लेकर आओ। इस तरह से अपने ससुराल वालों और घर वालों के रूखेपन व्यवहार से निखिल पूरी तरह से टूट जाता है, अकेला हो जाता है। वह घर में आकर अपने कपड़े भी नहीं बदलता, अपने कमरे में जाकर बेड में ऐसे ही औंधे मुंह लेट जाता है। वह इस समय पर बहुत ही ज़्यादा अकेलापन महसूस करता है। शिल्पा को वो घर में रखना चाहता था, लेकिन घर वाले लाने नहीं देंगे और निखिल ससुराल में रहना नहीं चाहता। बड़ी मुश्किलों के बाद उसे इस समस्या का हल मिल जाता है। शिल्पा और निखिल की मुलाकात 1 महीनों के बाद हुई। निखिल अपनी पत्नी शिल्पा को देखकर बहुत ज़्यादा घबराता है। उसे बहुत ज़बरदस्त झटका लगता है। उसकी खूबसूरत पत्नी कमज़ोर और पूरा मुरझाया हुआ रंग रूप देखकर उसे बहुत दुख होता है। अपने पत्नी को वो आगे बढ़कर बाहों में भर लेता है। पति को देखकर, पति का प्यार और स्पर्श पाकर शिल्पा भी हिचकियां लेने लगती है। इधर निखिल के भी आंखों से आंसू झरने लगते हैं। कमज़ोर होने की वजह से शिल्पा का शरीर कांपने लगता है। निखिल तब तक उसे संभाले रहता है जब तक उसका शरीर कांपना बंद नहीं कर देता। इसके बाद निखिल अपने आप को संभालते हुए शिल्पा से कहता है, ये रोना धोना मेरे सामने नहीं चलेगा जाने मन। इस मुसीबत के क्षण में भी हम दोनों
खुशी से इस पल को गुजारेंगे। ये वादा अभी तुमको मेरे साथ करना होगा। इतनी बात कहकर निखिल अपना हाथ शिल्पा के सामने बढ़ा देता है। शिल्पा भी शर्माते हुए पहली बार सहज ढंग से निखिल का हाथ पकड़ लेती है और अपना हाथ बढ़ाकर निखिल के हाथों में रख देती है। ससुराल में निखिल आज की रात रुक जाता है। दोनों साथ साथ खाना बनाते हैं, दोनों साथ ही खाना खाते हैं और देर रात तक हाथों में हाथ लेकर बातें करते रहते हैं। भविष्य के बारे में कुछ योजना बनाए, यह हक तो नियति ने उनसे पहले ही छीन लिया। बस अतीत की ही खट्टी मीठी यादें उन लोगों ने सुहाग रात शिमला में बिताया। हनीमून की गई खरीदारी, देखी हुई जगहें, आपस में टकराए बिताए हुए क्षण, प्रशंसा नाराजगी, उठना मनाना आने नहीं सकती। उन्होंने शब्दों में के माध्यम से जिया। हंसते मुस्कुराते आंसू बहाते देर जागते रहे। शिल्पा उसे यौन सुख भी देने की इच्छुक थी, पर कैंसर ने इतना तेज दर्द पैदा किया कि उनका मिलन संभव नहीं हो सका। अपनी बेबसी पर शिल्पा को रुलाई आने लगी। निखिल ने पूरे सहज अंदाज में पूरी बात को संभाला और शिल्पा के सिर पर तब तक हाथ सहलाता रहा जब तक शिल्पा गहरी नींद में सो नहीं गई। शिल्पा को गहरी नींद में सोए हुए निखिल ने एक वादा किया कि शिल्पा, मैं तुम्हारे अंतिम सांस तक तुम्हारे साथ हूँ। इस दुनिया से तुम्हारी विदाई मायूसी या शिकायत के साथ नहीं, बल्कि प्रेम व अपनेपन के साथ होगी। यह मेरा तुमसे वादा रहा। इस तरह से मन ही मन वादा करने के बाद निखिल ने सोने के लिए अपनी आंखें बंद की। अगले दिन शिल्पा और निखिल 2 कमरे वाले फ्लैट में रहने चले जाते हैं। ये खाली पड़ा फ्लैट निखिल के एक दोस्त का था। जब निखिल के एक दोस्त ने फ्लैट दे दिया तो उसके अन्य दूसरे दोस्तों में ज़रूरत की चीज़ें और उसके ऑफिस के कुछ सहयोगियों ने और भी ज़रूरत की चीज़ें उसके फ्लैट में पहुंचा देते हैं। निखिल अपने ऑफिस से भी लंबी छुट्टी ले लेता है। निखिल अब जितना संभव हो सकता है अपना हर पल शिल्पा के साथ गुजारने की कोशिश करता है। उनसे मिलने कोई न कोई रिश्तेदार, घर का सदस्य या दोस्त आते रहते हैं। सभी अपनी अपनी तरफ से सहानुभूति और हौसला प्रदान करने की कोशिश करते हैं। निखिल के समझ में अब एक बात तो आने लगी थी कि जितने सहानुभूति और हौसले की बात होती है, उसके बाद दोनों उदासा और निराशा में खो जाते हैं। शब्दों के माध्यम से शरीर या मन की पीड़ा को कम करना संभव नहीं था। इस समझ ने निखिल को बदल दिया। शिल्पा का ध्यान उसकी घातक बीमारी से हटाए रखने के लिए उसने सक्रिय उपायों को इस्तेमाल में लाने का निर्णय किया। उसी समय वह बाजार से लूडो और कैरम बोर्ड खरीद लाया। शिल्पा को यह दोनों गेम बहुत पसंद हुआ करते थे। जब भी समय मिलता दोनों की बाजी जम जाती। एक सुबह निखिल रसोई में जाकर शिल्पा से कहा, मुझे भी खाना बनाना सिखा दो, मैं चाय बनाने के अलावा और कुछ नहीं जानता। शिल्पा ने कहा, अच्छा, खाना बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी जनाब। शिल्पा उसकी आंखों में झांककर बड़े प्यार से देखते हुए मुस्कुराई। तब निखिल ने कहा, मैडम जी, मैं पूरी लगन से सीखूंगा। फिर शिल्पा ने कहा, मेरी डांट भी खानी पड़ेगी। तब निखिल ने मुंह बनाकर बोला, मुझे मंजूर है मैडम। शिल्पा 4 आलू मजाक मजाक में निखिल को पकड़ा देती है। लो, पहले सब्जी काटना सीखो। निखिल सचमुच आलू धोकर काटने को तैयार हो जाता है। शिल्पा ने उसे रोकना चाहा पर वह नहीं रुका। उसे ढंग से तो चाकू पकड़ना भी नहीं आता था। आड़े तिरछे टुकड़े बड़े ध्यान से काटे। दोनों ने इस काम में खूब मजा लिया। निखिल ने फनी अंदाज में कहा, अब मैं तुम्हें खिलाऊंगा आलू के पकौड़े। निखिल के इस तरह से घोषणा को सुनकर शिल्पा ने कई तरह का फनी शक्ल बनाई। फिर निखिल का हंसते हंसते पेट दुखने लगा।
पकोड़े बनाने का काम निखिल ने किया। उस दिन के बाद निखिल शिल्पा का भोजन बनाने में हाथ बटाना शुरू किया। शिल्पा को भी उसे सिखाने में बहुत मज़ा आता। रसोई में साथ साथ बिताए हुए समय में शिल्पा अपना दुख भूल जाती थी। उसने कहा, मैं नहीं रहूँगी तभी भी आप भूखे नहीं रहोगी। बहुत कुछ बनाना सीख गए हो अब आप। निखिल ने कहा, तुमसे ये जो खाना बनाना सीखा, शायद इसकी वजह से ऐसा कभी समय नहीं आएगा जो तुम हमेशा मेरे दिल में ना रहो। निखिल ने उसके होठों को चूम लिया। निखिल का इतना ज़्यादा प्यार पाकर शिल्पा ने कहा, निखिल अब मुझे मौत से डर नहीं लगती। निखिल ने समझाते हुए कहा कि जिससे जान पहचान ना हो उससे क्या डरना। जब जीवन में प्यार भरा हो तो मौत के बारे में सोचने की फुर्सत ही किसी। निखिल ने शिल्पा की आंखों को चूम लिया। शिल्पा ने कहा, आप बहुत अच्छे हो, थैंक यू सो मच। इतना कहकर शिल्पा की आंखें नम हो गई। निखिल ने संभालते हुए कहा, अगर मैं तुम्हारी तारीफ करने लगा तो सुबह हो जाएगी मैडम, कल अस्पताल भी जाना है। चलो अब तुम आराम करो। कुछ ही देर में शिल्पा गहरी नींद के आगोश में पहुंच गई। निखिल काफी देर तक उसके कमजोर और शांत चेहरे को बड़े प्यार से निहारता रहा। निखिल शिल्पा की खुशी के लिए हर दूसरे दिन अपने किसी न किसी दोस्त से गाड़ी मांग लाया करता और उसके सहेलियों से या उसके मनपसंद रिश्तेदारों के यहाँ उसे घुमाने लेके जाता। निखिल और शिल्पा दोनों पार्क में भी जाते, एक दूसरे का हाथ पकड़कर दिल की बातें करते। रंग बिरंगे फूलों के बीच बैठकर समय कब व्यतीत हो जाता उन्हें समय का पता ही नहीं चलता था। निखिल शिल्पा को कितनी लगन से देखभाल कर रहा था, ये बात किसी से छिपी नहीं थी। शिल्पा के मायके वाले उसकी प्रशंसा करते हुए नहीं थकते थे। वहीं शिल्पा के सास ससुर यानी कि निखिल के माता पिता जब भी फ्लैट में आते तो वो हमेशा उदास और दुखी स्वभाव से ही वहाँ से लौटते। निखिल की माँ हमेशा निखिल को अकेले में समझाती कि शिल्पा अब ज़्यादा दिन की मेहमान नहीं है, इतना मोह माया रखना ठीक नहीं है। तुम्हारी जिंदगी अभी आगे भी चलेगी बेटा, ऐसा कोई सदमा दिल में ना बैठा लेना कि तुम्हारे भविष्य की तरफ तुम्हारा कोई दिलचस्पी ही ना रहे। निखिल हमेशा उन्हें हल्के फुल्के अंदाज में जवाब देता। माँ शिल्पा इतने कम समय के लिए हमारे साथ है कि हम उसे अपना मेहमान ही कहेंगे और मेहमान की देखभाल सेवा आव भगत में कोई कमी ना रहे, यही मेरी इच्छा है। वक्त गुजरता जा रहा था। शिल्पा की शारीरिक शक्ति घटती जा रही थी। निखिल उसके होठों पर मुस्कान बनाए रखने की कोशिश जी जान से ना की होती तो तेजी से मौत का भय उसके वजूद को न जाने कब का तोड़कर बिखेर देती। शिल्पा ने कहा, मुझे इस बात का सबसे बड़ा मलाल है निखिल कि मैं तुम्हें निशानी के तौर पर एक औलाद नहीं दे पाई। मैं एक बहू, एक अच्छी पत्नी के रूप में असफल होकर इस दुनिया से जा रही हूँ। मेरी मौत क्या 2-3 साल बाद नहीं आ सकती थी? निखिल ने देखा कि शिल्पा इस बात को लेकर दुखी हो रही है। तब उसने कहा, शिल्पा फालतू की बातें सोचकर तुम अपने मन को परेशान मत करो। मौत का सामना आगे पीछे सबको करना ही होगा। तुम मेरे सांसों में हमेशा जिंदा रहोगी, तुम मेरे साथ रहोगी। शिल्पा ने उसकी बात बड़े ध्यान से सुना और सहज ढंग से मुस्कुराई। उसकी आंखों में छाए हुए उदासी के बादल अब छट गए थे। आपने जो कहा मैं उसे ध्यान रखूंगी, थैंक यू सर। निखिल के होठों को चुम्बन लेकर बेहद संतुष्ट भाव से शिल्पा ने अपनी आंखें मूंद ली। आगामी दिन में उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी, शरीर में दर्द बढ़ गया, खाना पानी मुश्किल से पेट में जाने लगा। अब उसे कोई भी दवा नहीं थी जो उसके शरीर को दर्द से मुक्ति दिला पाती। जिंदगी के आखिरी 3 दिन उसने कैंसर वार्ड में गुजारे। निखिल की कोशिश यही रही कि वह हर पल उसके साथ बना रहे। मेरे जाने के बाद आप अपनी शादी जल्दी से कर लेना। निखिल का हाथ अपने हाथों में लेकर शिल्पा ने कहा। निखिल ने कहा, मुझे मुसीबत में फंसाने वाली बात क्यों कर रही हो? निखिल ने जानबूझकर शिल्पा को छेड़ा। तभी शिल्पा ने जवाब दिया, तो आप मुझे मुसीबत समझ रहे थे क्या?
शिल्पा नाराज होते हुए ये बात कही। अमित शिल्पा को देखा कि उसका रंग बदल रहा है। उसने कहा, बिल्कुल नहीं मैडम, आप तो एक ऐसी प्यार की मूरत हो जिसके पास सोने का दिल है, एक बेहद साहसी स्त्री हो। बहुत कुछ सीखा है मैंने तुमसे। तभी शिल्पा ने मुंह बनाते हुए कहा, झूठी तारीफ करना तो कोई आपसे सीखे। निखिल ने फिर समझाते हुए कहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तुम्हारे साथ की यादें मुझे सही ढंग से जीने का उत्साह देती है। यह मेरा वादा है तुमसे। भविष्य में मैं किसी अपने को विदाई देने के लिए नहीं, बल्कि हमसफर बनकर जिंदगी का भरपूर आनंद के लिए मैं जीऊंगा, क्योंकि जिंदगी के सफर का कोई भरोसा नहीं। जब शिल्पा ने आखिरी सांस ली तब निखिल का हाथ उसके हाथ में था। उसने कठिनाई से आंखें खोलकर निखिल को देखा। निखिल ने अपने हाथ को उसका प्यार भरा दबाव महसूस किया। निखिल ने झुककर उसका माथा चूम लिया। शिल्पा के होंठों पर छोटी सी मुस्कान उभरी। एक बार फिर निखिल के हाथों के प्यार से दबाने के बाद बड़े संतोष व शांति भरे अंदाज में सदा के लिए अपनी आंखें मूंद लेती है शिल्पा। निखिल ने देखा इस क्षण उसके दिलों में और दिमाग पर किसी तरह का बोझ नहीं था। पत्नी की इस तरह से विदाई में निखिल के आंखों से आंसुओं की धारा लगातार बहे जा रही थी। इस बात का निखिल को कतई भी अंदाजा नहीं था। जब शादी होती है तो पत्नी आंसुओं की धारा लेकर विदा होती है मायके से, लेकिन आज ये एक ऐसा पल है जो 6 महीने बाद ही पति अपनी आंखों में आंसुओं की धारा लेकर पत्नी को विदा करता है। ये कहानी बहुत ही दर्दनाक है। तो दोस्तों, ये स्टोरी को लास्ट तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। राधे राधे।